कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम आरोपियों को एक बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की अदालत ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। जी हां, कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नियमों के तहत ईडी आगे नहीं बढ़ी, लिहाजा इस पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में एफआईआर किसी सरकारी अधिकारी या जांच एजेंसी के जरिए दर्ज नहीं की गई थी, बल्कि एक प्राइवेट शिकायत जो सुब्रमण्यम स्वामी की थी, उसके आधार पर यह पूरा मामला था। इस पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। आप समझिए कि देश की सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी यानी ईडी, जो इस तरह के मामलों की, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की स्पेशलाइज्ड एजेंसी मानी जाती है, उसे नियमों का ही क्या ज्ञान ना था। इस मामले में कम से कम कोर्ट के निर्देश को देखते हुए ऐसा ही नजर आता है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि सिंस द प्रेजेंट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पर्टेनिंग टू द ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग इज फाउंडेड ऑन कॉग्निजेंस एंड समनिंग ऑर्डर अपॉन ए कंप्लेंट फाइल्ड अंडर 200 CRPC filed by a public person, namely Subramaniam Swamy, and not upon an FIR. Cognizance of the present कंप्लेंट इज इम्परमिसिबल इन लॉ। आप समझिए कि कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में ईडी ने जो कंप्लेंट फाइल की है वो परमिसिबल नहीं है कानून में। तो सवाल यह उठता है, क्या देश की प्रीमियर जांच एजेंसी जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों की जांच करने के लिए ही बनी हो, उसे कानून का भी ज्ञान ना था, और वो भी एक ऐसे मामले में जिसमें देश के मुख्य विपक्षी दल के टॉप लीडरशिप को आप आरोपी बना रहे हैं। इस मामले में ये जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, काफी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी हुए। कांग्रेस पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाए गए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया, और अब कोर्ट ये कह रहा है कि जिस तरीके से इस मामले में कंप्लेंट फाइल की गई है उस पर कॉग्निजेंस लेना यानी कि संज्ञान लेना भी परमिसिबल नहीं है कानून में। ये कोर्ट ने साफ कहा है। ये आपको समझना होगा, क्योंकि इस मामले में जो ईडी है उसकी जो शिकायत थी उसमें यह कहा गया था कि जो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड है यानी एजीएल, उसने जो नेशनल हेराल्ड का पब्लिशर भी था, उसकी करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उसको यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया वो कंपनी थी जिसके मेजर ट्रस्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम गांधी परिवार और उनसे जुड़े हुए लोग थे। इनके खिलाफ ये कंप्लेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था मामला। उसके बाद उसी के आधार पर ईडी ने अपनी कंप्लेंट फाइल कर दी। किसी भी सरकारी अधिकारी या फिर जांच एजेंसी की एफआईआर के बिना कानून यह कहता है कि ईडी तभी मामले में कॉग्निजेंस या शिकायत ले सकती है जब किसी जांच एजेंसी की उस मामले में एफआईआर दर्ज हो या फिर उसने किसी सरकारी अधिकारी ने उस मामले में शिकायत की हो। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं किया गया था। ईडी का यह कहना था कि एजीएल के शेयर गैर कानूनी तरीके से लेने के लिए ही आपराधिक साजिश रची गई और करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर जो एजीएल की थी उस पर कब्जा करने के लिए यह पूरी साजिश रची गई थी। जबकि कांग्रेस पार्टी का कहना था कि यंग इंडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज कंपनी है और उसने ये केवल नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए, उसको खत्म होने से बचाने के लिए ये किया था। एक बार आप सुनिए इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी, जो देश के जाने माने वकील भी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं और इस मामले में गांधी परिवार के लिए कोर्ट में पेश भी हुए थे, उनका इस मामले पर क्या कहना था। क्योंकि ईडी में लिखा है कि वो डिपार्टमेंट, वो यूनिट जो सरकारी यूनिट हो, ऑफिसर एम्पावर्ड टू, सिर्फ वही कंप्लेंट कर सकता है। अब नेशनल हेराल्ड में विचित्रता यह है कि किसी ईडी, किसी पुलिस, किसी एफआईआर में रजिस्टर नहीं हुआ था। सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी जी कोर्ट गए थे, उन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट की थी। उस प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर केस शुरू हुआ और कुछ समय बाद स्वयं प्राइवेट कंप्लेंट को अपने आप खुद जाके हाईकोर्ट स्टे करवा दिया, यानी अपनी कंप्लेंट को स्टे करवा दिया। तो ये मूल बात समझने की आपके दर्शकों को कि कंप्लेंट एक सिर्फ प्राइवेट थी, सरकारी कोई कंप्लेंट थी नहीं कभी नेशनल हेराल्ड में।
और वो कंप्लेंट भी सुब्रमण्यम स्वामी ने स्टे करवा रखी थी। तो मैंने दलील ये की थी करीब 4 महीने पहले कि जब कोई सरकारी कंप्लेंट नहीं है तो ईडी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ईडी के एक्ट में लिखा है कि कंप्लेंट उस ऑफिसर द्वारा जो एम्पावर्ड है वही कर सकता है, नहीं है पुलिस के। अब ये बड़ा लैकूना है जिससे एक पूरी इमारत जो बनाई है वो गिर सकती थी। वो निर्णय अभी तक रिजर्व्ड है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि उस गैप को कोई प्रेडिकेट ऑफेंस और कोई एफआईआर न होने को ठीक करने के लिए ये अभी नवंबर दिसंबर में नई एफआईआर दर्ज की गई और इसके आधार पर एक और एसीआर की जाएगी, क्योंकि आधार इसको बनाया जाएगा। इसके पहले कोई आधार नहीं था सिवाय सुब्रमण्यम स्वामी के कंप्लेंट के जो स्टेट थी। तो आप समझ रहे हैं कि जल्दबाजी में द्वेष की भावना से काम करने से कितनी महामूर्खताएं होती हैं, कितनी मजाकें होती हैं और किस प्रकार से नुकसान होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि इसको आपको देखना चाहिए सही परिप्रेक्ष्य में। बीजेपी की राजनीति है विपक्ष को थकाओ, झूठ को सजाओ और एजेंसियों को नचाओ। बीजेपी का नया नारा है, न सबूत न तर्क, सिर्फ टारगेट। और टारगेट हम जानते हैं कौन है। दोस्तों, न पैसा न धोखा न कमाई। मैंने भी बताया पैसा का स्थानांतरण नहीं हुआ, किसी ने धोखा करने की कंप्लेंट नहीं की, तो न पैसा न धोखा न कोई कमाई, फिर भी बीजेपी। अब आप समझिए, कहीं ना कहीं ईडी को भी यह पता था, जांच एजेंसी को यह पता था कि उनसे इस मामले में बड़ी कानूनी चूक हुई है। यह मामला अदालत के सामने बिल्कुल नहीं टिकेगा। इससे आप आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो बना लेंगे, लेकिन अदालत के सामने सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर और सबसे बड़ी बात जो कानूनी प्रक्रिया है उसके आधार पर केस टिक पाता है। शायद यही कारण है कि इसी साल 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एक एफआईआर दर्ज की। उसमें उसने चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे इसी तरह के आरोप लगाए और इन आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की। इस मामले में आप समझिए कि दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने क्या कहा कि उसने ईडी से मिली सूचना के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की है। हालांकि अभी कोर्ट ने इस मामले की एफआईआर गांधी परिवार को देने से इनकार कर दिया, क्योंकि जब यह एफआईआर दर्ज की गई थी उसके बाद जब वो कोर्ट में पहुंची थी तो निचली अदालत ने एफआईआर की कॉपी भी आरोपियों को देने का आदेश दिया था। पुलिस ने चैलेंज किया कि एफआईआर नहीं दी जा सकती। अब जज विशाल गोगने ने एफआईआर ना देने की बात की है। हालांकि इससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं ईडी को यह मालूम था कि उसके पास कोई ऐसी जांच एजेंसी की एफआईआर नहीं है जिसके आधार पर वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। शायद क्या इसी कारण दिल्ली पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की, वो भी 3 अक्टूबर को, इसी साल, जब यह पूरा मामला ईडी का कोर्ट में चल रहा था। और उस दौरान क्योंकि ईडी की जो कांग्रेस की तरफ से जो पेश हुए थे अभिषेक मनु सिंघवी और बाकी वकील, उन्होंने ये बात कही थी कि इस मामले में एक प्राइवेट कंप्लेंट है जो सुब्रमण्यम स्वामी की है और इस मामले में किसी भी जांच एजेंसी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी, किसी अधिकारी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी जिसके आधार पर ईडी ने अपनी शिकायत दर्ज की या ईडी ने अपना केस शुरू किया। क्या ये सब बाद में सोचा गया प्लान है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की? ये सब सवाल भी उठेंगे। अभी हालांकि हम ये कह सकते हैं कि गांधी परिवार को एक बड़ी राहत है। वो इसको अब इस तरीके से दिखाएंगे कि राजनीतिक तौर पर उन्हें फंसाने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए ये ईडी ने मामला पूरा दर्ज किया था, जबकि नियमों के खिलाफ था, कानून के खिलाफ था। और अब अदालत ने भी साफ ये कहा है कि जिस तरीके से मामले में शिकायत दर्ज की गई उस पर संज्ञान लेना भी इम्परमिसिबल इन लॉ है, यानी कि कानून उसकी अनुमति नहीं देता। आप ये समझिए कि किसी भी कानूनी मामले में जब अदालत संज्ञान लेती है उसके बाद ही अदालती प्रक्रिया शुरू होती है। उसी के बाद यह पूछा जाता है आरोपी से कि उसका इस पर क्या कहना है, फिर चार्जेस पर बहस होती है। लेकिन इस मामले में तो कोर्ट ने संज्ञान लेने से भी इनकार कर दिया,
यानी कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता क्योंकि ये नियमों के तहत नहीं है, नियमों के तहत एफआईआर नहीं हुई थी और एक प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर आगे बढ़ना ये कानून के तहत नहीं है। और ईडी आप समझिए कि देश की प्रीमियर जांच एजेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों की एक्सपर्ट एजेंसी, और उसे अपना ही कानून ना पता हो कि ईडी किस तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो क्या ये हड़बड़ी में किया हुआ मामला था? क्या ये केवल राजनीतिक दृष्टि से किया हुआ मामला था? ये तमाम सवाल अब उठेंगे और कांग्रेस पार्टी ये तमाम सवाल उठाएगी। लेकिन जांच एजेंसी की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठता है क्योंकि ईडी को लेकर देश का सुप्रीम कोर्ट तक कई बार टिप्पणी कर चुका है कि राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल ईडी की जा रही है और क्या इस मामले में भी एक राजनीतिक हथियार की तरह यूज हुई और गांधी परिवार को इस तरीके से क्या राजनीतिक तौर पर परेशान करने के लिए इस मामले में आगे बढ़ा गया? क्यों नियमों का ध्यान नहीं रखा गया? क्या ईडी को इतनी छोटी सी जानकारी नहीं थी कि कोर्ट इस पर कैसे संज्ञान लेगी अगर इस मामले में उसकी जो कंप्लेंट होगी वो कानून के मुताबिक नहीं है? तो ये सब बातें सोचने वाली बात है और ईडी के लिए ये एक बड़ा झटका है और कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत है। केंद्र सरकार के लिए भी झटका है क्योंकि कांग्रेस अब ये आरोप लगाएगी कि केंद्र सरकार के कहने पर उनके दबाव में जांच एजेंसी ने इस तरीके से उनके नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे भी जो भी इसमें जानकारियां आती रहेंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।